अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम यू ऑल। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को, मेरे तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को, प्यारे बच्चों को यूजीआई ऑफिशियल पोर्टल के अंदर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे, आपके घर में सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। सो कम बैक टू द टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 के बड़े अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे नुक्ते डिस्कस करते चले जा रहे थे। इस हर स्पेन में मैं आपको बताता चलूँ कि आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स ऑन द पोर्टल। जहाँ पे कमेंट्स पोर्टल पे आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट सारे नोट करता चला जा रहा हूँ, अपने पास लिखता चला जा रहा हूँ विद नेम्स। और इंशाल्लाह सून एज़ पॉसिबल मैं आप सब लोगों को उन कमेंट्स के, उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूँगा, तसल्ली के साथ दूँगा। एक बात, जितने बच्चे भी इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ तक जिन बच्चों तक मेरी आवाज़ जा रही है, एक बात जहन में रख लें। कोशिश करें कि आप जो क्वेश्चंस पूछें वो रेलिवेंट टॉपिक से बिलोंग करता हो। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि आपको जो पिछले क्वेश्चन हैं उन्हें पूछें ही ना, उनको डिस्कस ही ना करें। बहुत सारे बच्चे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सवाल पूछ रहे थे, जो कि मैं नाम लेकर डिस्कस करवाऊंगा, अभी परेशान ना हो। आज की कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, तो इसलिए सवालों का जवाब नहीं दे रहा, जनरल बात डिस्कस कर रहा हूँ। जिन बच्चों के सवालात रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से थे चैप्टर नंबर 2 से, यानी कि जो हमारा फर्स्ट 50% का पहला चैप्टर, क्योंकि दूसरे चैप्टर से पढ़ना शुरू किया ना हमने। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सवाल है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल है। फिर कुछ बच्चों ने इस तरह से कमेंट किया हुआ था कि सर थर्ड चैप्टर का फोर्थ न्यूमेरिकल करवा दें। किसी बच्चे ने कहा हुआ था कि सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवा दें। तो बेटा हमने ये चीज़ें सारी थॉरली कर ली हुई हैं। मैं आपको सवाल पूछने से मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी मैं 5th चैप्टर में हूँ। अगर मैं 5th चैप्टर से वापस सेकंड चैप्टर पे जाऊँगा तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग 5th चैप्टर राइट नाउ। ये मेरे लिए भी मुश्किल होगा थोड़ा सा, 5th को डिसकंटिन्यू करके दोबारा दूसरे पे जाऊँ और न्यूमेरिकल्स करवाऊँ, टॉपिक करवाऊँ। और उन बच्चों के लिए भी मुश्किल होगा जो कि इस वक्त एक कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्टीन्यूटी के साथ, एक तसलसल के साथ 5वां चैप्टर सुन रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है? फिर इसका हल ये है, डोंट यू गेट वरी। अभी तो जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, यानी आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आज टुडे इज़ 21 ऑफ जून, तो 21 तक जितने बच्चों के पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं, आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। मैं तमाम डिस्कस करूँगा आने वाले 2-3 दिन के बाद का लेक्चर में, जो आपका फ्राइडे को चलेगा। यानी 21 ऑफ जून आज है, आज तक आपने जो पिछले चैप्टर्स के भी सवालात किए थे, मैं उसे फ्राइडे तक डिस्कस करूँगा। लेकिन इसके बाद अगर आपका जो पिछला कोशिश करें कि पिछले चैप्टर के सवालात अभी ना करें, वो एक हमने 6 चैप्टर तक डिस्कशन करनी है फर्स्ट 50% में, तो एक आधा चैप्टर और रह गया आपका। तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मंथ में या मे बी 15 ऑफ जुलाई तक कंप्लीट करने के बाद, हमारे पास सितंबर तक टाइम है, अगस्त तक टाइम है, मैं कोशिश करूँगा 15 ऑफ जुलाई तक कंप्लीट करने के बाद सिलेबस आपके जो 15-20 दिन 25 दिन जो बनेंगे, उन्हें आपकी प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूँगा। तो जब आपका रिवीजन सेक्शन आएगा, मैं आपको टाइम दिया करूँगा कि बच्चों हमने फ़लाने दिन सेकंड चैप्टर की रिवीजन करनी है। तो फिर आप सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, वेदर 300-400 जितने बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, वो सारे बच्चे थर्ड चैप्टर की या सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। मैं वो सारी प्रॉब्लम्स लिख लूँगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर के सारे सवालात, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, या सेकंड चैप्टर के सारे सवालात, सारी प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। मगर राइट नाउ वी आर नॉट रिवाइजिंग चैप्टर्स, अभी हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। तो आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है? यू हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स फ्रॉम 5th चैप्टर, यू हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम फ्रॉम 4th चैप्टर एटलीस्ट, नॉट बिहाइंड दैट। उससे पीछे मत जाइए। अभी उससे पीछे जाएंगे तो हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, और हम स्पेशली मेरे लिए, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। लेक्चर को डिसकंटिन्यू करके वापस आना। आप सवाल पूछें, आपका सवाल पूछना हक है। आई लव योर क्वेश्चंस, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस। मैं आपके सारे इवन कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ बच्चे तो खाली हाउ आर यू लिख के भेज देते हैं, तो उनको जवाब आई एम गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चंस आप पूछें, क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड टू आस्क, क्वेश्चंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल टू आस्क। आपके जिंदा दिल होने का, आपके दिमाग के
दुरुस्त होने का सबूत है सवाल पूछना। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। आई वार्मली वेलकम यू। मैं खुश दिली से आपके सारे कमेंट्स, इवन सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं इस वक्त बहुत सारे ऑफिशियल पोर्टल्स के ऊपर लाइव हूँ, मतलब समझ लें कि इस वक्त मोर देन 2000 बच्चों के साथ 1000 बच्चों के साथ इंटरेक्शन है मेरा इन दिनों में। तो मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे का कमेंट पढूँ, हर बच्चे का, मतलब 500-600 कमेंट्स पर डे के मुझे पढ़ने पड़ता है। तो आई ट्राई कि हर बच्चे का कमेंट मैं पढूँ। हर बच्चे की फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, और उस बच्चे की मेंटालिटी को समझने के लिए, उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए, उस बच्चे को अपने साथ लेके चलने के लिए। सो इतनी लंबी तकरीर मेरा ख्याल आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द टॉपिक। जो पिछले चैप्टर्स के, पिछले टॉपिक्स के इनिशियल शुरू वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, आपको वो पूछने का टाइम दूंगा ड्यूरिंग रिवीन में हमारे पास टाइम अच्छा खासा निकल आएगा। तो वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वी विल डिस्कस देम। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। सो प्रीवियसली पिछले लेक्चर में हमारी बात चल रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, एक फार्मूला इस तरह से ड्राइव किया था कि हमने कहा था कि हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फोर्स का फार्मूला ma होता है। तो अगर हम ये a की वैल्यू यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी तरह से कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की थी, दैट वाज v²/r। जब हमने इस वैल्यू को ऊपर पुट किया था हमारे पास फाइनल फार्मूला आया था F=m, a की जगह v²/r पुट कर दिया था, दिस इज v²/r पुट कर दिया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया था mv²/r। सो ये बात मैं पहले करवा चुका हूँ, बस ऐसे ही रिवीन के लिए बात दोबारा लिख दी। अच्छा, सो इट इज mv²/r। कहा था कि इस फॉर्मूले में एक वैल्यू और पुट करें, जैसे कि आप जानते हैं v=r⍵, बताया था मैंने पहले। ये यहाँ पे पुट करें तो व्हाट इट विल बिकम Fc=m, v की जगह r⍵ पुट किया ओवर r⍵ का स्क्वायर है, v स्क्वायर था ना, तो r⍵ का स्क्वायर हो जाएगा m r²ω² ओवर r, एक r से काट दीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला आ जाएगा mr⍵²। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, सिर्फ एक रिवीजन के लिए ये बात दोबारा करके फिर आगे बढ़ूंगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। अच्छा, तो हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए सेंट्रीपिटल फोर्स के। एक फार्मूला मेरे पास है mv²/r, एक फार्मूला mr⍵²। बात मैं आपको पहले बता चुका हूं क्योंकि ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट बना करता है, लिहाजा आई एम गोना डिस्कस इट वंस अगेन। अगर आप इस फार्मूला को देखें तो फोर्स और रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, बट इफ यू विल सी दिस फार्मूला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सो भाई करेक्ट रिलेशन कौन सा, इन दोनों में से दुरुस्त बात कौन सी है? क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सही चीज़ इन दोनों में से कौन सी है, ये चीज़ ज़रा पता करनी। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब भी सवाल आएगा पेपर में वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, गौर से सुनना है, बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विद रेडियस, फोर्स और रेडियस का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी का है। तो भाई वेलोसिटी वाले फार्मूले के लिहाज से, v वाले फार्मूले के लिहाज से f और r में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर सवाल पूछ लूँ द रिलेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू रेडियस विद द रिलेशन ऑफ फोर्स विद रेडियस विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, तो भाई फोर्स और रेडियस का ताल्लुक एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से क्या है? डायरेक्ट है या इनवर्स है? इस केस में डायरेक्ट रिलेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो फिर मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। अगला पॉइंट फिर से बहुत अहम है, इस पॉइंट पे भी मुझे आपकी मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत पड़ेगी। सो उम्मीद है कि आप साथ रहेंगे मेरे। अच्छा बच्चों, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए फिर आपका साथ और आपकी तवज्जो
100% मुझे चाहिए। आप अपने सारे काम काज छोड़ के इस वक्त सिर्फ लेक्चर को सुनिएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे तो हर कदम के साथ आप एक नई चीज़ सीखेंगे और हर कदम के बाद आपका एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन के आखिर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का असल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी आप अपने किसी सीनियर से पूछें तो मोस्टली बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखना है ये तो पता होता है, मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज़ क्या है ये नहीं पता होता। तो अब आपने ज़रा गौर से सुनना है, मेरे साथ साथ चलना है। व्हाट इज़ मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये बात रिमाइंड करनी है, ये बात दोबारा रिकॉल करनी है बच्चों कि इस चैप्टर में हमारा मकसद क्या है। इस चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन में वो तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम लीनियर मोशन के लिए पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल दिया आपको, जिस तरह आपने लीनियर मोशन में सबसे बुनियादी चीज़ जो पढ़ी थी तीसरे चैप्टर में वो डिस्प्लेसमेंट था। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट किससे बदल गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। इसी तरह आपने वहाँ पे वेलोसिटी पढ़ी थी, पाँचवें चैप्टर में वेलोसिटी किस चीज़ से बदल गई? एंगुलर वेलोसिटी के साथ। एक्सेलरेशन किस चीज़ से बदल गई? एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो फिर इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद तीसरे चैप्टर में आपने कौन सी चीज़ पढ़ी थी? न्यूटन का पहला लॉ। कैन यू रिकॉल दैट? वो न्यूटन का पहला लॉ क्या था? द लॉ ऑफ इनर्शिया। और आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स मास। तो हमने कहा था कि लीनियर मोशन में मास क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? इनर्शिया। ये किस में? लीनियर मोशन में। अब जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होगी तो मास का मुतबादिल क्या है? जिस तरह हम डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मास को किस चीज़ में कन्वर्ट करें? सर्कुलर मोशन में मास किस चीज़ की निशानदही करेगा? ये पॉइंट है। सो मास का मुतबादिल क्या है? मास का मुतबादिल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आप इस चैप्टर की समरी में जाएं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस चैप्टर की अगर आप समरी देखें, समरी का पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, बड़ा अहम है, उसको मार्क कर लें। वो जो पॉइंट नंबर 6 है वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्चुअली डेफिनेशन है। मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी कैसे अटैम्प्ट करना। सो डेफिनेशन सबसे पहले लिखी थी, मैं इस पॉइंट को जो मैंने ऊपर लिखा है इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से मिटाने के बाद मैं नीचे लिख देता हूँ समरी पॉइंट नंबर 6। सो ये इसकी डेफिनेशन है। पॉइंट नंबर 6 है क्या, जरा सुनिएगा। अगर आप अपनी किताब के सफ़े पलटें, इस चैप्टर की समरी में आए, छठे पॉइंट पे देखें, पेज नंबर है आपकी किताब का, ये बुक्स पेज नंबर इज यस 124। पेज नंबर 124 पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, इसके ऊपर हेडिंग भी डालें, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द rotational analog of mass in linear motion. It depends on the mass and the distribution of mass from the axis of rotation. अब इस डेफिनेशन को समझे, हमारे सफ़र के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा भी मेरा फोकस है, पहला हिस्सा आपको बताता हूँ। पहला हिस्सा ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। आसान अल्फाज में तर्जुमा, मुश्किल इंग्लिश थी ना, आसान अल्फाज में तर्जुमा कि भाई जो काम मास लीनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में करता है। जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि भाई लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पे इस डेफिनेशन के पहले हिस्से में कहना चाह रहे हैं कि भाई लीनियर मोशन में अगर मास है तो सर्कुलर मोशन में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो सबसे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने वो जो डेफिनेशन हेडिंग डालने के बाद वो डेफिनेशन जो मैंने आपको मार्क करवाई वो लिख ली। अच्छा, इसके बाद जो अगली बात करनी है वो इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आप डालेंगे
एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए मुझे आपको एक नई सोच, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। अब तो जो चीज़ें आपके जहन में आ गई उनको अपने जहनों में ताला लगाएं और मेरी एक नई बात को सुने। मैंने अब यहाँ पे दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है, गौर से बात को ज़रा सुनना। देखिए, जो लीनियर मोशन में फोर्स थी वो क्या करती थी? फोर्स किस चीज़ का नाम है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फोर्स, इफ़ यू कैन सी दिस डाइस, ये डाइस यहाँ रुका हुआ है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा व्हाट हैपन्स, क्या होगा? दिस डाइस विल स्टार्ट मूविंग, ये मूव करना शुरू हो जाएगा, ऐसी है। सो फोर्स की मदद से आप रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं या चलाने की कम से कम कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है डाइस बहुत भारी होता तो मैं शायद उसको ना चला पाता, लेकिन चलाने की कोशिश तो की ना। सो फोर्स एक रुकी हुई चीज़ को चला सकती है या चलाने की कोशिश करती है। इसी तरह अगर ये डाइस चलता हुआ मेरे पास आ रहा होता तो इसे रोकने के लिए तब भी मैं फोर्स लगाता। तो फोर्स यहाँ तो किसी बॉडी को चला सकती है या चलाने की कोशिश करती है, दूसरा या किसी बॉडी को रोक सकती है या रोकने की कोशिश करती है। सो ऐसी चीज़ का नाम फोर्स है। अब सोचिए ज़रा, इसी चीज़ को सोचिए, सर्कुलर मोशन में ऐसी कौन सी चीज़ है, बड़ी अहम बात, सर्कुलर मोशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी बॉडी को घुमा सके या घुमाने की कोशिश करे या किसी घूमती हुई बॉडी को रोक दे या रोकने की कोशिश करे? तो फोर्स का मुतबादिल क्या है? अगर मैं आपके सामने लिखूं F इज इक्वल्स टू ma, तो इस फोर्स का सर्कुलर मोशन में मुतबादिल क्या है? टॉर्क। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी बॉडी को घुमाना है तो क्या चीज़ चाहिए? टॉर्क चाहिए। टॉर्क लगेगा तो बॉडी घूमना शुरू हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अगर किसी बॉडी को रोकना है तो घूमती हुई बॉडी को रोकना है तो तब भी टॉर्क लगाना पड़ेगा ऑपोजिट साइड पे। ये ऐसे घूम रही है, आपको यहाँ से टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये रुक जाएगी। सो जो काम, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वही काम टॉर्क सर्कुलर यानी एंगुलर मोशन में करता है। बात समझ सकते हो बच्चों? अगर बात नहीं समझ आई तो इसको एक दफ़ा दोबारा सुनना, बात को आराम से ठंडे दिल से, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ गई, फोर्स का मुतबादिल सर्कुलर मोशन में क्या है? टॉर्क है। यानी कि जहाँ पे लीनियर मोशन में जहाँ जहाँ तुमने फोर्स का जिक्र किया, सर्कुलर मोशन में वहाँ वहाँ तुम टॉर्क का जिक्र करोगे। बात समझ में आती है बच्चों? सो फोर्स अगर F इज इक्वल टू ma है, मुझे इसे टॉर्क में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ तो इस इक्वेशन को मुझे R यानी मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद R। अच्छा बच्चों, आपने इन्हीं हेडिंग्स के साथ ऐसे ही लॉन्ग लिखना है, यानी डेफिनेशन लिखी, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, और फिर आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे जैसे मैं करता जा रहा हूँ। RF इज इक्वल्स टू RMA। अगर आप गौर करें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है RF, इट बिकम्स इक्वल टू द टॉर्क। टॉर्क को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन J की तरह का साइन है, उल्टा J आप कह सकते हैं। सो दिस इज टॉर्क। इस साइन का नाम टॉ है, इसे टॉ कहते हैं। दैट इज इक्वल्स टू RF इज इक्वल्स टू RMA। यहाँ तक तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम किसी को भी हुई होगी अभी। सो आई कैन से दैट द टॉर्क यानी टॉ इज इक्वल्स टू MRA। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? चीज़ें क्लियर है? ऑब्वियसली क्लियर है। आपने एक फार्मूला छोटे होते पढ़ा था, छोटे होते यानी 4-5 दिन छोटे होते आपने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला मैंने आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, A इज इक्वल्स टू R अल्फा। अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुटिंग A in इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा? इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, टॉ इज इक्वल्स टू MR, A की जगह पुट किया R अल्फा। तो देखो जी, ये फॉर्मूला क्या बन गया? टॉ इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर अल्फा। ये R है, इट इज नॉट V। सो दिस इज MR स्क्वायर अल्फा।
मुझे यहाँ पे अपनी बात को ज़रा रोकना है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ शेयर करना है। सो दिस इज टॉ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन के लिए। क्या ख्याल है, ऐसे ही ना? ये फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के लिए। लीनियर मोशन के लिए क्या फॉर्मूला था? लीनियर मोशन के लिए टॉर्क का काम कौन करता था? फोर्स, और फॉर्मूला था एम ए के। तो अब मुझे इन दोनों फॉर्मूलाज को ज़रा कंपेयर करना है। जब मैं कंपेयर करने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मेरा मसला हल हो जाएगा, मुझे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन में टॉर्क लगता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा, जबकि लीनियर मोशन में फोर्स लगती है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। देखो, फोर्स का काम कौन कर रहा है? टॉर्क, ऐसे ही है। सो लिख सकता हूँ कि फोर्स सर्कुलर मोशन में क्या कहलाता है? टॉर्क। एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि अगर लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन हो तो सर्कुलर मोशन में क्या कहलाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई फिर ये मास का काम कौन करेगा? देखो, मास का काम करेगा दिस एम आर स्क्वायर। सो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तलाश कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकला जी? सो लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास का मुतबादल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई किसके इक्वल होगा? एम आर स्क्वायर। ये एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। लो भाई, डेफिनेशन का पहला हिस्सा तो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। मैंने बता दिया कि भाई मास का मुतबादिल, लीनियर मोशन में जो मास है उसका मुतबादिल सर्कुलर मोशन में क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ तक आप सारी डेरिवेशन एज इट इज़ करेंगे जैसे मैंने की, फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे इसके यूनिट्स की। इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चों? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्यों भाई यूनिट्स बताने बनते हैं ना इसके। आई किसके इक्वल है जी? आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। सो एम is measured in kilograms, R is measured in meter square, so kilograms meter square will be its units. यहाँ तक मेरे किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। क्या ख्याल है? इफ देयर एनी क्वेश्चन यू कैन टेल। ओके, आगे चलो इससे। सो आपके पास यूनिट्स भी आ गए, आपके पास फॉर्मूला भी आ गया। अब सोचो उस डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में तो ये कहा था ना कि मास का मुतबादिल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरे हिस्से में था किताब 100 नंबर 124 निकालो, उस फुल स्टॉप के बाद पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 124। मैं भी तो निकालूँ ना तुम्हारे सामने, ताकि मुझे देख के शायद तुम लोग शर्म करके खुद भी निकाल लो। बहुत सारे शरारते मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो शायद लेक्चर बगैर किताब के सुनते हैं, जैसे फ़िल्म देख रहे होंगे। किताब सामने रख के, बुक सामने रख के, नोटबुक सामने रख के, कोई लिखने के लिए चीज़ें सामने पकड़ के फिर लेक्चर सुना करें। तो इसका छठा पॉइंट ये है फुल स्टॉप के बाद, इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो भाई देखो, ये मास पे भी डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोले तो रेडियस, कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से मास कितना दूर पड़ा हुआ है। समझाता हूँ कैसे। इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई आई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, that depends on mass, and I that depends on r square, distribution of mass. So अब distribution of mass को मुझे समझाना है तो समझना तुमने ज़रा गौर से, ज़रा गौर से समझते जाना। पर मेरी तरफ देखते जाओ, इधर उधर नहीं देखना, पर मेरी तरफ देखते जाओ क्या करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को मुझे समझाना है। मान लो कि नेक्स्ट हेडिंग में देने लगा हूं, मान लो कि मेरे पास कोई इर्रेगुलर बॉडी है। इर्रेगुलर बॉडी बोले तो कोई बॉडी मेरे पास ऐसी है जैसे
ये एक शेप मैंने ड्रॉ कर दी, ये इसका पिवट पॉइंट, इसका सेंटर ये ग्रीन से मैंने ड्रॉ किया इंतहाई हल्का सा, ये इसका पिवट पॉइंट है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका सेंटर है, इसके गिर्द इसने घूमना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब क्या? देखो ये इर्रेगुलर बॉडी किसी एक एटम से नहीं मिलके बनी, किसी एक पार्टिकल से नहीं बनी, ये बॉडी ढेर सारे पार्टिकल्स, ढेर सारे ज़र्रात से बनी है, ढेर सारे एटम से बनी, ऐसे ही है ना। तो और तुम ये भी देख सकते हो कि कहीं पे इसका रेडियस ज़्यादा है, कहीं पे रेडियस कम है। मैं कहता हूँ कि ये जो एटम्स के साथ बनी है, कैन यू सी दिस पॉइंट? सर ज़रा इस डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जूम कीजिएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को चीज़ें समझानी है। अच्छा, सो ये इसका सेंटर था, लेट से ये इसका पहला पार्टिकल है, इसे मैंने m1 कह दिया। ये दूसरा पार्टिकल कदरे दूर है, इसे m2 कह दिया। तीसरा पार्टिकल बहुत करीब पड़ा है, जिसे मैंने m3 कह दिया। और चौथा पार्टिकल फिर से बहुत दूर पड़ा, इसे m4 या चलो आसानी के लिए मैं mn कह देता हूँ। तो ऐसे एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना। अब पहले पार्टिकल से जो उसका फासला था वो r1, दूसरे पार्टिकल से जो उसका फासला है लेट्स से दिस इज, इस फासले को मैं rn कह रहा हूँ, r2 कह रहा हूँ सॉरी। तीसरे पार्टिकल से फासला r3, nth पार्टिकल से फासला rn। देखो ये डायग्राम तुम्हें बना के दिखाने का क्या मकसद है? ये डायग्राम तुम्हें बना के दिखाने का मकसद ये है कि सेंटर से ढेरों पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, जिनसे ये पूरी की पूरी शेप, ये पूरी की पूरी बॉडी मिल के बनी है। हर पार्टिकल का सेंटर से फासला मुख्तलिफ है, मैं आपको बता दूंगा जब आपने बैक करना होगा। हर पार्टिकल से इसका फासला मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे देखो कुछ पार्टिकल्स इंतहाई करीब है, m1 करीब है, m3 बहुत करीब है, कुछ पार्टिकल्स इंतहाई दूर है, इसी तरह कुछ पार्टिकल्स सेंटर में होंगे। तो इन तमाम को मिला के, इन तमाम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिला के आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जो मैंने आखिरी जुमला बोला इसको ज़रा समझाता हूँ मैथमेटिकली। सर जी अब इधर ले आइएगा ज़रा कैमरा। मिसाल के तौर पे जो पहला पार्टिकल था उस m1, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कहता हूँ I1 है, उसका मास क्या है m1, उसका फासला सेंटर से क्या है r1 बताया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। इसी तरह जो सेकंड पार्टिकल है उसका मास m2, उसका रेडियस r2 का स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल जो होगा उसका मास m3, रेडियस r3 का स्क्वायर। करते करते जब हम पहुंचेंगे nth पार्टिकल पे तो उसके लिए मास mn, रेडियस n का स्क्वायर, rn का स्क्वायर। अगर आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं पूरी की पूरी बॉडी का, तो तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को ऐड करना पड़ेगा। रेड से शायद आपको देखने में परेशानी हो तो मैं रेड को मिटा देता हूँ, ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। आई टी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 प्लस I2 अप टू IN। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है बच्चों? तो अगर ये बात समझ में आती है तो फिर अगली बात इससे भी आसान है, यकीन करो तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगी। बस तुम लोगों की तवज्जो मेरे से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर तवज्जो मेरी तरफ रखोगे चीज़ें इंतहाई सिंपल तरीके से समझ में आती जाएगी। सो आई टी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 की वैल्यू क्या है m1 r1 स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू m2 r2 स्क्वायर, करते करते mn rn स्क्वायर। देखो यार सारी बॉडी एक जैसे पार्टिकल से मिलके बनी है ना, सिमिलर पार्टिकल से मिलके बनी है ना, यानी जिसको कहते हैं कि असूली तौर पे असल में हर पार्टिकल का मास इक्वल होना चाहिए, m1 m2 m3 सारे एक ही एटम्स हैं, सारे एक जैसे पार्टिकल्स हैं, तो तमाम का मास सेम होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। यानी आई कैन से दैट नाउ भाई m1 भी वही है जो m2 है, m3 भी वही है जो m4 है। सो लिहाजा तमाम पार्टिकल्स आपस में बराबर हैं, तो मैं इनको 1 2 3 लिखने की बजाय m लिख सकता हूँ, क्योंकि पार्टिकल्स का मास तो बराबर है, फ़र्क सिर्फ फासले में है, ऐसी है। तो ये फार्मूला बन जाएगा I दैट इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर, करते करते अप टू m rn स्क्वायर।
सो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए 1 2 3 टर्म्स का ऐड लेना हो तो आप क्या करते हैं, यू अप्लाई अ समेशन फार्मूला, समेशन एम आर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज अप टू एन। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बात समझते हो बच्चों? सो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज़, मैं सारा भी रिपीट करवाऊंगा। तो मैंने बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज़, ये मास का ऑल्टरनेटिव है, मास का मुतबादिल है इन सर्कुलर मोशन। हमने किस फार्मूले से उसे रिप्रेजेंट करना है, समेशन आई यानी इनिशियल वैल्यू आर की 1 से शुरू होती है एन तक जाती है, एम आर आई स्क्वायर। देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे तुम्हारे सामने टॉर्क का एक फार्मूला लिखा था। टॉर्क का फार्मूला क्या लिखा था, टॉर्क वॉज रिटन एज टॉ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो एम आर स्क्वायर अल्फा ये फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर क्या है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा। तो तुम्हारे सामने एक टॉर्क का एक और मुनफरिद फार्मूला, एक नया फार्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में। इसको भी लिख लो अपने पास, इसको भी अपने पास सेव कर लो। यहाँ से टॉर्क का एक और फार्मूला बनाने लगा हूँ, ज़रा वो भी देख लेना। आखिरी बात, टॉर्क का एक और फार्मूला बनाने लगा हूँ यहाँ से वो भी देख लेना। टॉर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आई की जगह आई का पूरा फार्मूला क्या है, आई यानी एम आर आई स्क्वायर, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज अप टू एन इंटू अल्फा। सो मेरे पास टॉर्क का ये वाला फार्मूला भी आ गया। सो मैंने आज के लेक्चर में इस टॉपिक में सीखा क्या, मैंने आज के टॉपिक में ये सीखा। अब जो बच्चों ने कहीं पे कोई बोंगी शोंगी मारी, कहीं पे कोई डंडी शंडी मारी, कंप्यूटर पे और भी टैब्स खोले हुए हैं, फेसबुक भी खोली हुई है और यूट्यूब भी खोली हुई है, इधर की चीज़ें भी देख रहे हैं, तो कहीं पे लेक्चर में कोई बात मिस हो गई तो वो ज़रा आप दोबारा सुन लें ताकि क्लियर हो जाए। मैंने सीखा क्या आज, मैंने ये सीखा कि जिस तरह हम सर्कुलर मोशन में हर चीज़ का मुतबादिल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले दिन हमने डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुतबादिल तलाश किया, फिर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी तलाश किया। आज हम ये तलाश करना चाह रहे हैं, ये चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं कि भाई मास का रिप्लेसमेंट क्या है, यानी जो काम लीनियर मोशन में मास करता है तो सर्कुलर मोशन में वही काम कौन करेगा। हमने अपनी बात को शुरू किया था डेफिनेशन के साथ, मैंने मिटा दी। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी थी, पेज नंबर 124 समरी का पॉइंट नंबर 6 है। डेफिनेशन के 2 हिस्से थे। मैंने कहा था पहला हिस्सा ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन, कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का मुतबादिल है लीनियर मोशन में, कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ये पहला हिस्सा हो गया था। इसको हमने साबित करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ फोर्स। हमने कहा था फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होती है, एम ए फोर्स को हमने आर से मल्टीप्लाई करके टॉर्क में कन्वर्ट किया था। आप साथ से जो नोट किया वो देखते चले जाओ। सो टॉर्क किसके इक्वल आ गया था, टॉर्क आ गया था एम आर ए के इक्वल। ए की जगह ए की वैल्यू पुट की थी आर अल्फा, तो फॉर्मूला बन गया था मेरे पास टॉ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा। इसको हमने फोर्स के फार्मूले के साथ कंपेयर किया था, तो टॉर्क फोर्स के इक्वल, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के इक्वल, तो फिर एम आर स्क्वायर किसके इक्वल आया था, मास के। तो हमने कहा था कि भाई मास के बराबर की जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो एम आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी थी कि भाई फोर्स के बराबर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, टॉर्क। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है एंगुलर मोशन में वो टॉर्क करेगा। और साथ ही चीज़ सीखी कि भाई जो लीनियर मोशन में मास करता है सर्कुलर मोशन में वो एम आर स्क्वायर करेगा। फिर हमने कहा था कि हमारे पास अगर एक बॉडी इरेगुलर बॉडी है, उसमें हर पॉइंट का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, टोटल फाइंड करने के लिए सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद समेशन के फार्मूले से ये वाला फार्मूला हमारे पास आएगा। इस आई को वापस टॉर्क में पुट करेंगे, ये हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम आर आई स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। सो इसको यहाँ पे अपनी बात को आज वाइंड अप करते हैं। अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह
मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।